बहुत बड़े गिफ्ट दिए जाएंगे। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक वो बैच की वैलिडिटी है, फ्री बैच है, उसमें छोटे मोटे टेस्ट भी होंगे और भी बहुत सारी चीजें होगी, और उसमें मिलेंगे इनाम भाई साहब, नए साल पर विजय परिवार की तरफ से, है ना। 100 से भी ज्यादा बच्चों को अलग अलग तरह के इनाम मिलेंगे। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और तो आज सेशन शुरू करें सर। नए साल का ऑफर कहाँ पर है? अरे फ्री फ्री फ्री। अब सुनो, नए साल का ऑफर कहाँ पे है? कौन से ऑफर की बात कर रहे हो भाई? ऑफर सुबह दे तो दिया, नए साल का ऑफर दे तो दिया बेटा। सारे के सारे बेच के अंदर डिस्काउंट कर दिया गया है। अगर कोई भी आपका साथी, आपका मित्र विजय परिवार से ऑनलाइन पढ़ना चाहता है ना, तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करने के लिए उनको बोल दो। सभी बेच में बड़ा भारी डिस्काउंट है, 1 जनवरी तक ये डिस्काउंट रहेगा। तो किसी भी भाई बंधु को ऑनलाइन बेच लेना हो या बुक लेनी हो, ध्यान रख लेना, ऑनलाइन बेच लेना हो तो उसकी भी फीस कम कर दी है, और अगर बुक बाय करनी है तो फीस उसकी भी कम कर दी है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा साथी हो तो उनको बता देना भाई। और स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी दिख रहे हैं, इन नंबरों पे ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल भी कर पाओगे, जैसे 8302 19 93 94, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा 96 72 72 12 29, आप इस नंबर पे कभी भी फोन कर सकते हो। फॉर्म भरवाने से लेकर पढ़ने तक का पूरा सपोर्ट विजय एजुकेशन आपको देगा बेटा। ठीक है ना? 8302 19 93 94, और ये है 96 72 72 12 29। ठीक है ना? बिल्कुल। चलो भाई शुरू करें, शुरू करें बच्चों आज का सेशन। बताइए आप। बिल्कुल स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? हाँ। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, ये लीजिए। हाँ, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा। क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में कौन अनुपस्थित था? विच वाज absent इन द एटमोस्फियर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब लाइफ की ओरिजिन चल रही थी, जब जीवन की उत्पत्ति चल रही थी इस धरती पर, तो वहां कौन नहीं था? है ना, कौन नहीं था? ऑप्शन ए NH3 यानी अमोनिया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मिथेन, और ऑप्शन ई विजय सर। कौन नहीं था उस समय? विजय सर बताओ, जल्दी बताओ, उस समय कौन अब्सेंट था? जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति चल रही थी तो कौन नहीं था वहां पर? अरे मैं था क्या, बताओ। अब एक बच्चा कह रहा है गुरुजी आप तो पक्के ही नहीं थे वहां पे। ठीक है ना? हाँ, तो कौन नहीं थे भाई? और कौन नहीं थे? अरे गुरुजी ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन। शुरुआत के अंदर धरती पर ऑक्सीजन है नहीं थी। तो क्या सर पहला जीवन जो उत्पन्न हुआ वो बिना ऑक्सीजन के हो गया क्या? हाँ, बिना ऑक्सीजन के हो गया बेटा। धरती के ऊपर पहली लाइफ के आने के कई वर्षों के बाद जाके अर्थ के ऊपर बेटा ऑक्सीजन बनी। आप इस बात को समझ लीजिएगा। जब हमारे पृथ्वी पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आए तो उससे पूरी तरह से ऑक्सीजन बनी, है ना। वैसे तो यूवी रेज की वजह से भी H2O का ब्रेकडाउन हुआ, उससे H2O2 बना, वो बात अलग है। ठीक है ना? हाँ। तो इसलिए ये बात याद रखना। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में क्या अनुपस्थित था, ये क्वेश्चन भी आता है ना। प्रारंभिक वातावरण, प्रारंभिक वातावरण जो था, है ना, पृथ्वी पर शुरुआत में जो वायुमंडल बना, है ना, पृथ्वी में प्रारंभिक जो वायुमंडल बना था ना बेटा, एक तो शुरुआत में पहले तो वायुमंडल ही नहीं था, फिर वायुमंडल उत्पन्न हुआ। वायुमंडल उत्पन्न हुआ तो उसमें कौन सी गैस एब्सेंट थी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखना O2 एब्सेंट थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं, बिल्कुल चलिएगा सर, बिल्कुल चलिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है बेटा, पेगविन और डॉल्फिन के फ्लीपर किसके उदाहरण हैं? स्लीपर ऑफ पेगविन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। बेटा पेगविन के और डॉल्फिन के जो फ्लीपर है, ये किसके एग्जाम्पल है? एडेप्टिव रेडिएशन के, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के, या नेचुरल सिलेक्शन के। अनुकूली विकिरण, अभिसारी विकास, औद्योगिक अतिकृष्णता और प्राकृतिक चयन। सही कौन सा होगा जल्दी बताओ निकिता, अनामिका। हाँ निखत बेटा, खुशी 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 खुशी। कितना बढ़िया नाम है, हमेशा खुश रहो बेटा। मैं तो आप सबको कहना चाहता हूँ खुश रहिएगा, खुश रहिएगा। शारिका बेटा, शिवम, अनिरुद्ध, वेरी गुड गुड़िया। सर मैं गुड्डा हूँ, तो वेरी गुड गुड्डा। अब अनिरुद्ध को गुड़िया बोल दिया तो अनिरुद्ध गुड़िया कैसे बोला मुझे? अरे आप मेरे लिए सारे गुड़िया और गुड्डे हो, है ना। हाँ जी, छोटे भाई बहन हो। हाँ। अब देखो बेटा, तो पेगविन और डॉल्फिन के जो फ्लीपर है ना बेटा, पहले तो ये अंग किस प्रकार के हैं ये बताओ। ये कौन से टाइप का ऑर्गन है, पहले ये बताओ। होमोलोगस है कि एनालोगस है? पहले ये बताओ कि ये किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। हमेशा ध्यान रखना विजियंस, ये बेटा ये एनालोगस ऑर्गन है। कैसा बेटा? एनालोगस ऑर्गन, है ना। याद रखो ये समरूप अंग का उदाहरण है, समरूप अंग। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद है आपको? कौन सी? मैंने बोला था, आप याद रखो AC और HD।
मतलब होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे और एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। तो ये एनालोगस ऑर्गन है, तो इनका इवोल्यूशन कैसा होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब कि इनके अंदर बेटा अभी सारी विकास देखने को मिलेगा। ये दोनों अभी सारी विकास को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बेटा इनके दोनों के पूर्वज अलग अलग हैं। इन दोनों के पूर्वज क्या है बेटा? अलग अलग है। इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है, याद रखना। अगर इनके पूर्वज समान होते ना, तो ये एडेप्टिव रेडिएशन का या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल होता। ठीक है ना, याद रखो इस बात को। तो ऑप्शन बी सही होगा, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। हाँ, अगला है तीसरा क्वेश्चन। कई कशेरुक जंतुओं के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता रखती है, यह किसका उदाहरण है? द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्ब ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट है जिनकी जो फोर लिम्ब है ना, अग्रपाद, इसकी हड्डियां एक जैसी है। तो बताओ ये किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? देखो इन्होंने यहाँ अंग की बात करी है, अस्थि की बात करी है, ऑर्गन की बात करी है, इस बात को समझो आप। इन्होंने ये नहीं पूछा है कि ये किस टाइप का इवोल्यूशन है, इन्होंने इवोल्यूशन का टाइप नहीं पूछा, इन्होंने पूछा किस तरह के ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ देखें, है ना। ये होमोलॉजी का एग्जाम्पल है, यानी समजातता का, या समवर्ती। समवर्ती का मतलब होता है एनालॉजी, इसको समरूपता भी बोलते हैं और तुल्य रूपता भी बोलते हैं। इसी को समरूपता और इसी को तुल्य रूपता भी कहते हैं। इन शब्दों को आपको जानना होगा। फिर इसके बाद लिखा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, फिर लिखा है एडेप्टिव रेडिएशन। बताओ किस तरह के ऑर्गन का एग्जांपल है? मैं बोल रहा हूं 88% बच्चों ने ए आंसर दिया है, बड़ी खुशी हुई मुझे बेटा। मतलब ये समजात अंग का उदाहरण है। किस तरह के अंग का उदाहरण है बेटा? समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, है ना। यहाँ कशेरुक की जगह अगर स्तनधारी लिखा होता तो भी आंसर यही होता। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता ना, स्तनधारियों के अग्रपाद, तो भी आंसर यही होता बेटा। फोर लिम्ब ऑफ मेमल, तो भी आंसर यही होता। हमेशा ध्यान रखो, फोर लिम्ब ऑफ मेमल, तो भी बेटा आंसर यही होता, ध्यान रखिएगा। तो भी आंसर यही होता, है ना। बिल्कुल जी, तब भी आंसर क्या होता? तब भी आंसर होता समजातता, है ना। अगर इनका विकास पूछते तो, अगर ऐसे पूछे कि ये जो समजात अंग है, जो होमोलोगस ऑर्गन है, ये किस टाइप का इवोल्यूशन शो करते हैं बताओ। अगर इवोल्यूशन पूछते तो आप क्या लिखते बताओ बेटा? इवोल्यूशन पूछते ना तो आप क्या लिखते? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। अपसारी विकास, ये कैसे विकास को प्रदर्शित करता है? अपसारी विकास को प्रदर्शित करेंगे। होमोलोगस ऑर्गन जो है ये बेटा अपसारी विकास को दर्शाते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। क्योंकि आपको एक ट्रिक याद रखनी है यहाँ पर, एच डी। एच डी, एच डी, एच का मतलब होमोलोगस, डी का मतलब डाइवर्जेंट। ओके। हाँ, और जिनमें समजातता पाई जाएगी, जिनमें जिनमें होमोलोगी पाई जाएगी बेटा, इन सब के पूर्वज जो है वो समान होंगे। इनके एंसेस्टर हमेशा कॉमन होंगे। कॉमन एंसेस्टर याद रख लोगे ना, समान पूर्वज। इनके पूर्वज क्या होंगे? समान। और जिनमें समान पूर्वज पाए जाएंगे उनमें अपसारी विकास देखने को मिलेगा, उनमें होमोलॉजी देखने को मिलेगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें बेटा, बिल्कुल। हाँ, इसके बाद में ये लो जी, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। अपसारी विकास के उदाहरण के निम्नलिखित सेट में से गलत विकल्प का चयन करें। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से गलत कौन सा है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताना है। रोंग कौन सा है? किसके बारे में रोंग? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में रोंग, है ना। यहाँ डी की बात हो रही है, और डी के साथ कौन जुड़ता है? एच। मतलब कि होमोलोगस ऑर्गन में रोंग आपको बताना है, कौन सा होमोलोगस ऑर्गन नहीं है। समझदारी वाली बात तो है ये। फोर लिम्ब ऑफ मेन बेट चीता, हार्ट ऑफ बेट मेन चीता, ब्रेन ऑफ बेट मेन चीता, आई ऑफ ऑक्टोपस बेट एंड मेन। अब बताओ कौन सा गलत है? मानव, चमगादड़ और चीता के अग्रपाद, चमगादड़ मानव और चीता का हृदय, चमगादड़ मानव और चीता का मस्तिष्क, और ऑक्टोपस और मानव की आंख। बताओ बताओ गलत कौन सा है यहाँ पर? यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है उलझ गए, उलझ गए रे, उलझ गए, है ना। फंस गए रे ओबामा, फंस गए रे ओबामा, है ना। ये ओबामा कौन है? कोई तो होगा। हाँ जी। हाँ, अब बेटा देखो सुनो मेरी बात, इन्होंने बोला अपसारी विकास के बारे में गलत, यही पूछा। इन्होंने कहा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में इनकरेक्ट। बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जहां जहां आए, तो मैंने तो पहले ही बोला था एच डी, एच डी ए सी, ये दो चीजें हमेशा याद रखो, है ना। कन्वर्जेंट मतलब एनालोगस, एनालोगस कन्वर्जेंट, ऐसे ही डाइवर्जेंट तो होमोलोगस, होमोलोगस डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? होमोलोगस ऑर्गन की, होमोलोगस ऑर्गन।
अब इन्होंने कहा कि होमोलोगस ऑर्गन के बारे में इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा होमोलोगस ऑर्गन नहीं है, कौन सा समजात अंग नहीं है। तो भाई ऑक्टोपस की आंख और मानव की आंख ये समजात अंग है ही नहीं। ये कैसा अंग है? समरूप। ये बेटा समरूप अंग है, ध्यान रखो। ये एनालोगस ऑर्गन है, ध्यान रखो। कैसे पता चला जी आपको? कैसे पता चला? एनालोगस ऑर्गन उसको कहते हैं जिनका काम क्या हो बेटा, जिसका कार्य क्या होता है, समान। यहाँ पे कार्य समान होगा, फंक्शन सिमिलर होगा। फंक्शन क्या होगा बेटा? सिमिलर होगा। इनके पूर्वज समान नहीं होते हैं, है ना। जिनके एनालोगस ऑर्गन होंगे ना, इनके कभी भी पूर्वज समान नहीं होंगे, पूर्वज समान नहीं। ठीक है ना। तो भाई ऑक्टोपस और मानव, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑक्टोपस तो नॉन कोर डेटा है, मानव कोर डेटा है, वर्टिब्रेट है। तो ये दोनों तो किसी एंगल से हो ही नहीं सकते एक जैसे। भाई चमगादड़ और मानव ये तो स्तनधारी है, मैमल्स है, और ऑक्टोपस अपने आप में नॉन कोर डेटा है। तो इस वजह से बेटा इनके तो एंसेस्टर ही कॉमन नहीं है, इनके तो पूर्वज ही समान नहीं है। तो इसी वजह से इनके जो ये अंग है, इनकी जो ये आई है, ये वास्तव में मानव की तो एकदम ट्रू आई है, लेकिन ऑक्टोपस के पास आई का काम तो देखना है, लेकिन उत्पत्ति दोनों की एक जैसी नहीं है। इस वजह से बेटा ऑप्शन नंबर डी जो है वो होमोलोगस ऑर्गन नहीं है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो नहीं करता। जबकि ये ऊपर के जो तीनों के तीनों ऑप्शन है ना, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये होमोलोगस का ही एग्जाम्पल है, ये होमोलोगस का ही एग्जाम्पल है, ये डाइवर्जेंट का ही एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि नहीं चलें? हाँ, इसके बाद में, इसके बाद में, इसके बाद में, इसके बाद में, हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, वही चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जो आप लोगों ने पढ़ रखी है, जिनके आंसर आप देने में समर्थ हो। बोगनविलिया के कांटे और कुकरबिटा के प्रतान, ये किसके उदाहरण है बेटा? हॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा आर एग्जांपल ऑफ। बताओ ये किसके उदाहरण है? वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अवशेषी अंग, प्रतिगामी विकास यानी रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, समवर्ती अंग यानी एनालोगस ऑर्गन, समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन। बताओ सही आंसर। हाँ जी। हाँ बेटा, एक आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी, जिसकी लाठी उसकी, खाली जगह की पूर्ति करो, जिसकी लाठी उसकी क्या? बताओ, जिसकी लाठी उसकी क्या? जल्दी बताओ, देखे, जिसकी लाठी उसकी क्या? आज के बाद विजय सर का नाम होगा लाठी वाले सर। क्या नाम होगा? लाठी वाले सर, है ना। हाँ जी, कौन से सर? लाठी वाले सर। ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे का सहारा, ठीक है कि नहीं? हाँ, जिसकी लाठी, बच्चों ने कुछ ने कहा उसकी बकरी। अरे भैया, जिसकी लाठी उसकी बकरी थोड़ी होती है, ये तो गलत बता दिया आपने। हाँ। हाँ, अब देखो, सुनो मेरी बात, हमेशा ध्यान रखना, हॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा, बेटा ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 77% बच्चों ने डी बताया, बाकी वाले 33% बच्चों को मेरे पास लाओ आप, है ना। ये लाठी तो अब है ही मेरे पास, है ना। हाँ, लाठी चिकित्सा, लाठी चिकित्सा, ठीक है ना। बिल्कुल भाई साहब। हाँ, अभी मैंने कल परसों एक वीडियो देखा था, उसमें कोई एक बंदा जो हमेशा नाटक करता है कि अरे मेरे तो ये हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया, मेरा तो शरीर ठीक नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता। घर वाले भी उससे परेशान। घर वाले ने कहा भाई साहब बंदा मान नहीं रहा, उसको काम पे भेजते, 10 दिन बाद वापिस आ जाता, है ना। फिर काम पे भेजा, 10 दिन बाद फिर वापिस, कि आज तो शरीर ठीक नहीं, आज तो चक्कर आ रही है, आज तो ये हो रहा है, मेरे अंदर तो भूत चला गया है। ठीक है ना। तो उन्होंने एक कोई बाबा जी उनको फोन किया कि बाबा जी, बच्चे को भेज रहे हैं, काम पे जाना नहीं चाहता, ठीक है ना, एक अच्छी जगह इसको एक दुकान पे शोरूम में रखा है, ठीक है ना, आप इसका थोड़ा बढ़िया ट्रीटमेंट करो, हम लेके आ रहे हैं। बाबा जी के वहां पहुंचा, बाबा जी के पास एक इस तरह का, भाई साहब उसे चुटिया बोलते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, एक लाठी के जैसा ही होता है। बाबा जी ने 4 चुटिये लगाए उस बंदे के, है ना। उसने कहा मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वहां रहना नहीं चाहता, इसलिए बार बार आता हूँ, मेरे कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब बाबा जी चौथा मत आने देना, मैं चला जाऊंगा। ठीक है ना। तो भाई साहब सुन लो, ठीक है ना, अब कोई नाटक नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब भटकाव आने मत देना, नया साल है, ठीक है ना। अब सोच लो कि 2026 के अंदर हर हाल में सिलेक्शन लेना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, है ना। और आप लोगों के लिए बाबा जी कौन है? ये खड़े सामने देख लो, और चुटिया भी अभी मैंने दिखाया था, है ना। और आपके मम्मी पापा के मेरे पास नंबर भी है ना, सोच लो। हाँ, अब आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो बोगनविलिया का कांटा और कुकरबिटा का प्रतान एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार आता है, कभी भूलना मत बेटा। हॉर्न ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा, ये बेटा किसका एग्जाम्पल है? अगर पूछे तो होमोलोगस ऑर्गन, है ना। ये किसका एग्जाम्पल है? होमोलोगस ऑर्गन। और ये कैसा इवोल्यूशन शो करता है? अगर ऐसे पूछ ले तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन,
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं कि नहीं चलें? अरे क्यों नहीं चलेंगे भाई, बिल्कुल चलेंगे, 100% चलेंगे। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में, हाँ जी, ये लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चल रहे हैं बेटा। ये लीजिएगा, PYQ आया हुआ है एग्जाम में। देखो, जीवाश्मों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत सबसे सटीक है? विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर एजिंग ऑफ फॉसिल या डेटिंग ऑफ फॉसिल? फॉसिल की एज डिटरमाइन करनी है हमें, कहीं पर जीवाश्म मिला और हमें यह पता लगाना है कि भाई ये कितना पुराना है ना। तो किसके द्वारा? रेडियो कार्बन विधि के द्वारा, पोटेशियम ऑर्गन विधि के द्वारा, इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद विधि के द्वारा, या यूरेनियम लेड विधि के द्वारा? कौन सा मेथड काम में लोगे बेटा फॉसिल की एज निकालने के लिए? है ना। अभी परसों की बात है, मुझे इधर जीवाश्म मिल गया एक। ठीक है ना। हाँ, मुझे क्या मिल गया भाई? जीवाश्म मिल गया। और जानते हो वो जीवाश्म किसका था? किसका था? हमारे यहाँ पे विजय टीम में एक बंदा काम करता था यहाँ पर, 3 साल से मिसिंग है ना। हाँ, और उसने भी भाई विजय एजुकेशन का ऐप लिया हुआ था। ठीक है ना। घर वाले जब जब भी बोलते कि बेटा पढ़ ले, बेटा नहीं पढ़ा, फिर बोलने लगे पढ़ ले, फिर नहीं पढ़ा। ठीक है ना। सोच लो मैं कितना खतरनाक हूँ। ठीक है ना। हाँ, अब मेरे दोस्तों, अब एक बच्चा पूछेगा कि गुरुजी सच में 2-3 साल पुराने किसी हड्डी के ढांचे को हम जीवाश्म कह सकते हैं क्या? ना बेटा, ना। जीवाश्म जनरली, सामान्यतः अगर मैं बोलूं तो, इस सरफेस के ऊपर कहीं पर कोई हड्डी मिले तो उसको जीवाश्म नहीं बोल सकते आप, है। या कोई जीव ऑलरेडी जीवित है ना, और उसका हड्डी का कोई प्रिंट है या हड्डी है, उसको वो जीवाश्म नहीं है ना। जीवाश्म अपन उसको बोलते हैं बेटा जिसकी कई मिलियन साल पहले मौत हो गई, जो आज पृथ्वी पे जो जीव है ना उनका पूर्वज, है ना। तो वो पहले कैसा दिखता था, कैसी उसकी बनावट थी, है ना, वो चट्टान के नीचे अगर कहीं खुदाई से मिले तो वो जीवाश्म है ना। याद रखिएगा, जैसे डायनासोर्स के जीवाश्म मिल गए आपको, जो इस पृथ्वी से 65 मिलियन वर्ष पहले गायब हो गए थे, और अब अगर उसका फॉसिल मिले किसी भी चट्टान से, और वो भी कौन सी चट्टान से मिलते हैं जीवाश्म, बताए ना। फॉसिल कहां से मिलते हैं भाई? फॉसिल मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, भूलना मत बेटा, सेडिमेंट्री रॉक। कभी भूलोगे तो नहीं ना। अवसादी चट्टान, कौन सी चट्टान बेटा? अवसादी चट्टान जो है ना, वहां से खुदाई से क्या मिलेंगे बेटा? है ना, फॉसिल मिलेगा, ध्यान रख लेना, भूलना मत। हाँ, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल चलिएगा सर सर सर। हाँ जी, इसके बाद में, हाँ, इसके बाद मेरे दोस्तों, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये लीजिएगा। अब इसके बाद में ये देखिएगा, और ये जितनी भी चीजें मैं करवा रहा हूँ वही करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने लायक है और जो हमने पढ़ी हुई है। ठीक है ना। हाँ, सभी कशेरुक के भ्रूण में क्लोम दरारों की उपस्थिति किस सिद्धांत का समर्थन करती है? द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ। बेटा हम वर्टिब्रेट है, तो हम वर्टिब्रेट का जो एम्ब्रियो होता है ना, भ्रूण बेटा, उसके अंदर क्लोम दरारें मौजूद है। तो हम ह्यूमन में भी मौजूद है, ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी मौजूद है ना, फिश के एम्ब्रियो में भी है, एम्फीबियन के एम्ब्रियो में भी है। तो सभी के एम्ब्रियो में क्लोम दरारें मौजूद है। याद रखो, इसको आप क्या नाम दोगे बताओ? मेटामॉर्फोसिस, बायोजेनेसिस, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, या रिकैपिट्यूलेशन? बताओ देखें, है ना। बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जब हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना, तो हमारे जो वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो होते हैं वो सिमिलर दिखते हैं, है ना। याद रखना, वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है ना। ये कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करता है? मेटामॉर्फोसिस कतई नहीं, बायोजेनेसिस कतई नहीं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कतई नहीं। इस थ्योरी का नाम है रिकैपिट्यूलेशन थ्योरी, याद रख लेना, है ना। थ्योरी का नाम है, ये लीजिएगा मेरे दोस्तों, रिकैपिट्यूलेशन थ्योरी, है ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। ठीक है ना। हाँ, इस थ्योरी में ये कहा गया है बेटा कि हम जो वर्टिब्रेट है ना, हमारे अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा तो हमारे एम्ब्रियो जो है, हमारे एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर होते हैं, और ये कैरेक्टर ये शो करते हैं कि हमारे एंसेस्टर कोई सेम कॉमन एनिमल रहा होगा, है ना। हाँ जी बेटा, इसी थ्योरी से ये पता चलता है, इस थ्योरी से ये पता चलता है बेटा, ध्यान रखना, इससे ये पता चला कि आज के जितने भी वर्टिब्रेट है बेटा, इन वर्टिब्रेट की ओरिजिन किसी एक कॉमन एंसेस्टर से हुई है। ठीक है ना, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणीय विकास के मूल सिद्धांत किसके द्वारा
दिए गए थे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर प्रपोज्ड बाय, अब देखो बेटा, रिकैपिट्यूलेशन थ्योरी, ये थ्योरी बेटा किसने दी थी, आपको ये बताना है ना। पुनरावर्तक सिद्धांत, पुनरावर्तक सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। ये जो पुनरावर्तक सिद्धांत है, ये किसने दिया, वॉन बेयर ने दिया, विजमैन ने दिया, हेकल ने दिया, या मॉर्गन ने दिया। बहुत अच्छी थ्योरी है ये, बहुत अच्छी थ्योरी है। हाँ, किसने दिया जी। हाँ, अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। है, हाँ, बताओ बच्चों। हैकल, हाँ, हैकल। वैसे बेटा, हमारे इधर हैकल शब्द का मतलब होता है दहाड़ना। हैकल को हम थोड़ा, हैकल का बिगड़ा हुआ रूप है हाकल, और हाकल का मतलब होता है चिल्लाना। मुझे तो आज पता चला कि हकल नाम का भी कोई आदमी है भाई, है ना। हाँ, हद तो तब हो गई बेटा, हमारे इधर जब छोटे बच्चे आवाज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं हाका। हाका, बेटा हाका ना कर, हाँ, नहीं तो काका आ जाएगा। हाका, काका, है ना, हाँ जी। हाका, हाकल, ठीक है ना। हाका मतलब शोर, याद रख लेना। अब इस हाका और हकल का बिगड़ा हुआ रूप है हैकल, बताओ, ठीक है ना। तो हैकल ने क्या किया बेटा, रिकैपिचुलेशन थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी, रिकैपिचुलेशन, है ना। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा ना सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, हाका थोड़ी बोलते होंगे। अरे भाई सच में बोलते हैं, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, हैं। हाँ, चलो बेटा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। हाँ, ये लीजिएगा, वेरी 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 जाऊं, वेरी 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 जाऊं, अरे नहीं भाई, वेरी 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 मोस्ट। हाँ, डार्विन की फिंच किसका एक अच्छा उदाहरण है, डार्विन फिंच आर ए गुड एग्जांपल ऑफ, डार्विन फिंच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप शब्दों को पकड़ लेते, मुझे बोलना था बोलूंगा, अब मैंने गलती से बोल दिया बोलूंगी। अब कुछ बच्चों ने ये शब्द पकड़ लिया, बताओ ऐसे कैसे चलेगा, है। हाँ, बताओ, मतलब हद ही हो गई है, मतलब कुछ भी है, मुझे आप सब शब्दों के लपेटे में ले रहे हो भाई, हैं। हाँ, चलो जी। तो बेटा, ये जो डार्विन की फिंच है ना, फिंच, ये किसका एग्जांपल है बेटा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, कनेक्टिंग लिंक, एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, औद्योगिक अतिकर्षणता, संयोजी कड़ी, अनुकूल विकिरण, अभिसारी विकास, बताओ। हाँ, क्या आंसर होगा, मैं तो बोलूंगी, सृष्टि गुप्ता जी मैं तो बोलूंगी। हाँ, रूपाली जी आंसर दो। हाँ, शिखा गुड़िया, अनीशा, हाँ, सुषमा, शारिका, आलोक, आलोक, इसका आंसर होगा सी। 91% बच्चों का जवाब एकदम गलत है, इसका सही आंसर होगा बी। अरे नहीं, अरे बी नहीं होगा जी, सी ही होगा। अब एक बच्चे को लोग, अच्छा अच्छा ये बात थी क्या, अरे भाई नहीं, आप सही हो, है ना। हाँ, इसका राइट आंसर एडेप्टिव रेडिएशन ही होगा, अनुकूली विकिरण होगा बेटा। अनुकूली विकिरण के दो एग्जांपल याद रखो, एक तो ये डार्विन की फिंच है ना। हाँ, डार्विन फिंच, और एक है बेटा ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, है ना, मार्सुपियल, याद रख लोगे बेटा। ये दो उदाहरण कभी भूलना मत, एक तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और एक है डार्विन की फिंच। ये दोनों अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल है, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि कोई भी पूर्वज है, या कोई कॉमन एंसेस्टर है बेटा, ये किसी एक जगह पर रहते थे और यहाँ से इनके कुछ मेंबर, है ना, अलग अलग आवासों में चले जाएं और धीरे धीरे अलग अलग जातियों में बदल जाएं, तो इस तरह का जो विकास है, इसी का नाम एडेप्टिव रेडिएशन है, ठीक है ना। हाँ जी, तो याद रख लेना, भूलना मना है। हाँ, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो जवाब देगा उसको हम सोने का सिक्का दे देंगे। हाँ, सर सोने के लिए सिक्का थोड़ी होता है, सोने के लिए तो चार पाई होती है। अच्छा, ज्यादा पता है, पगलो, आंसर दे। हाँ, किसी दिए गए क्षेत्र में, मतलब भूभाग में, भौगोलिक क्षेत्र में, हाँ, किसी दिए गए क्षेत्र में एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में फैलने वाले विभिन्न प्रजातियों के विकास को क्या कहते हैं। ऐसा विकास जो एक बिंदु से शुरू हुआ और अलग अलग बिंदुओं की तरफ जो है फैलता गया, मतलब कोई एक पूर्वज जाति से बहुत सारी जातियां बन गई, कुछ ऐसे, तो इसको अपन क्या कहेंगे,
इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बहुत सारी जातियों का इवोल्यूशन इन ए गिवन एरिया, एक क्षेत्र में, जो कि स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, यानी एक बिंदु से शुरू हुआ, एंड स्प्रीडिंग टू